हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। और ये 134 नंबर यानी 134 जिनकास्ट है। एफ यू कैन सी, मैं शक्ल से थोड़ा बीमार लग रहा हूँ बिकॉज मैं हूँ, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं हम टू कीप दिस अप एंड रनिंग। तो पहली स्टोरी पे डायरेक्टली जाते हैं क्योंकि कभी भी मेरा फौत हो सकता हूँ मैं ये पढ़ते पढ़ते। तो पहली स्टोरी हमारे दोस्त नुमान साहब की है। तो कहते हैं मदरसे में जब पढ़ते थे तो वो मदरसा ऐसा था कि उसकी बैक साइड पे एक ग्रेवयार्ड थी। बहरहाल उससे तो कोई कभी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उस मदरसे में एक बेसमेंट एरिया भी था जहाँ पे मतलब एक इस तरह का था जहाँ लोग बैठ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो उधर ये अपने दोस्त के साथ सर्दियों की रात में कुछ पढ़ रहे थे, मतलब कुछ रिवाइज कर रहे थे, मतलब जनरली कोई पढ़ाई चल रही थी, रात हो रही थी और सुबह कुछ एग्ज़ाम था या कुछ टेस्ट था, बहरहाल कुछ था। अब ये कहते हैं कि उस जो जगह है उसका रोशनदान एक बना हुआ था बेसमेंट का, जो कि उसका मुंह जो था वो कब्रिस्तान की तरफ था। और कब्रिस्तान के बिल्कुल मतलब फेसिंग एक दरख्त भी था जो कि जामन का दरख्त था बकौल के। अब मतलब हर चीज़ छोड़ छाड़ के ये आराम से वहाँ बैठ के पढ़ रहे थे और इनकी दोस्त सन्नाटा था। कहते हैं एकदम से नाखून से जिस तरह की चीज़ों को खुरेदा जाता है ना, तो वैसी एक आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कि कोई किसी चीज़ पे नाखून मार रहा है। ये बहरहाल 2 सेकंड के लिए चुप हुए, इधर उधर देखा, कुछ नज़र नहीं आया, कोई आवाज़ मतलब ये ख़त्म हो गई। फिर बैठ गए। उसके बाद फिर एक ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई स्टील की मतलब या मच्छरदानी जैसी जो जाली होती है उस पे कोई नाखून मार रहा है। इनकी इनका जहन जो है सीधा वो रोशनदान पे गया जहाँ पे वो लगी हुई थी जाली। उस तरफ देखा तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। अब थोड़ी देर के बाद इन्होंने नोटिस किया कि उस रोशनदान में मतलब बाकायदा कोई दो आंखें सी दिख रही हैं जो कि इनको अंदर की तरफ मतलब घूर के देख रही हैं, और वो आंखें भी ऐसी हैं कि थोड़ी सी रोशन थी, मतलब अंधेरे में चमक रही थी। अब खड़े होकर जब गौर से देखा तो जो पेड़ था उस पर कोई औरत नुमा या कोई चीज़ लिपटी हुई थी और उसकी आंखें थी वो, जो कि अंदर की तरफ इनको झांक रही थी। ये चिल्लाते हुए भागे अल्लामा साहब के पास, जो कि फिर उन्होंने आके दुआएं वगैरह पढ़ी, इन पे दम किया और उस बेसमेंट को फिर बंद ही कर दिया कि वहाँ कोई दोबारा ना जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। स्टोरी नंबर 2 जो है हमारी हबीबा साहिबा की तरफ से आती है और ये बताती हैं कि इनकी दादी ने इनको एक स्टोरी सुनाई जो कि 70s या 80s का वाक़या है। इनकी दादी का ताल्लुक मियाँ वाली की तरफ एक गांव रोकड़ी से था और वहाँ इनके एक रिश्तेदार, बेसिकली ये लोग पूरी फैमिली वहाँ पे थी। अब ये कहते हैं कि उस गांव में एक डॉक्टर साहब भी रहते थे जो कि अक्सर डॉक्टर मतलब कोई किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो विज़िट पे उसके घर चले जाते थे। अब लेकिन हुआ ऐसा कि एक रात बकौल इनके कि किसी को देखने ये गए हुए थे और रात काफ़ी देर हो गई और उसकी तबीयत संभलने में। और वहाँ से जब ये वापस निकले तो अपना ही गांव था, तो उन्होंने किसी के एस्कॉर्ट मना 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 कर दिया कि किसी को छोड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और वो पैदल निकल पड़े। अब पैदल चलते जा रहे थे और मतलब अंधेरा सा है और सब कुछ है। थोड़ी देर में इनको एहसास हुआ एक मोड़ मुड़ने के बाद कि शायद इनके पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। अब ये कहते हैं कि इन्होंने जब पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि एक औरत जिसने पर्दा नहीं किया हुआ, पर्दे से मुराद जिस तरह गाँव का होता है कि वो दुपट्टा लपेट के, वैसा कुछ नहीं, खुले सर, और बाल उसकी बड़े लंबे घने बकौल इनकी घुटनों तक आए थे। और वो सफ़ेद कपड़ों में चलती हुई आ रही है और उसके हाथों में हथेलियों में दिए रखे हुए जलते हुए, जिसकी रोशनी में वो नज़र आ रही है, वो चलती हुई इनके पीछे पीछे आ रही है। इनको बड़ा अजीब लगा क्योंकि रात के इस पहर में और इस तरीके से कोई गांव में औरत निकलती नहीं, और रात में तो इस तरह किसी अंधेरे में क्यों निकलेगी। तो बहरहाल कोई इमरजेंसी सोच के कि कुछ मसला होगा तो ये चल पड़े। अब चलते चलते थोड़ा आगे पहुँचे तो आगे जाके भी मतलब वो पीछे पीछे आ रही थी, तो उनको ख्याल आया कि ये मतलब दिए हाथ में जलते हुए लेके आ रही है, तो वो तो नीचे से मतलब जो उसका पेंदा होता है वो गर्म हो चुका होता है शुरू थोड़ी सी देर के बाद। कंटिन्यू कर ले। हाँ, तो
अब वो चलते चलते थोड़ी देर के बाद उनको रियलाइज़ हुआ, डॉक्टर साहब को, कि ये जो पीछे औरत आ रही है उसकी हथेलियों में जो दिए जल रहे हैं, ऑल्दो एक बड़ी ऑड और अजीब सी चॉइस कि मतलब कोई दिया जला के अंधेरे में रोशनी करे, उसको हथेलियों में रख के वो लेके चल आगे जा रही है, लेकिन ये तो थोड़ी देर के बाद गर्म होने लगते हैं और नीचे से बिल्कुल, मतलब जो उसका पेंदा होता है, बेस होता है, वो गर्म हो जाता है। तो ये जब अजीब सा, मतलब इनको फिर एक एहसास होने लगा कि मतलब ऐसा कौन शख्स है कि जलते हुए दिए जो है हाथ में लिए लिए चल सकता है। अब आगे जाके कोने पे एक मस्जिद वाक़या थी, ये वहाँ पहुँचे और वहाँ थोड़े स्लो हुए, सोचते हुए यही बातें कि मतलब ये क्या माजरा है। तो अब ये कहते हैं कि उधर ये थोड़े स्लो हुए उसको देखने के लिए कि आखिर उसने, मतलब एक इंटरेस्ट भी होता है ना उतना, कि इसने क्या दिए हाथ में कोई चीज़ के ऊपर रखे हुए या हथेलियों पर रखे हुए। तो ये जब स्लो डाउन हुए तो वो औरत इनकी आंखों के सामने गायब हो गई। उसका गायब होना था और इन्होंने दौड़ लगा दी और दौड़ के सीधा अपने घर गए और घर में मतलब घुस गए। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि रात में कभी किसी के पास जाना नहीं, अगर जाना है तो किसी के साथ जाना है और वापसी भी किसी के साथ आना है। अब जो इनकी दादी हैं ये बताती हैं कि इनके एक रिश्तेदार थे उसी गांव में, जिनके घर के बाहर बड़ा खाली एरिया था जिसको आउटडोर एक सहन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उस सहन की ख़ास बात ये थी कि उसमें एक दरख्त था जिसमें कभी कभार खुद से दिया आ जाते थे, और कहा यह जाता था कि उस दरख्त में क्योंकि जिन्नात का बसेरा है तो वो निशानियाँ कभी कभी दिखाते हैं कि इस दरख्त को आप ना छेड़ें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। स्टोरी नंबर 3 आ रही है बुशरा साहिबा से, लाहौर से, जो 2 साल पुरानी कहानी है। और ये कहती हैं ये शालीमार बाग के पास इनकी रिहाइश है थी, और एक दिन सर्दियों में दोपहर के दिन वक्त इनकी एक दोस्त आई इनके घर, बज़िद के इनको बाग लेके चलो। अब ये दोनों लड़कियां वहाँ अपना नॉर्मल जो गेटअप करती थी वो करके, अबाया वगैरह पहन के चली गई, और वहाँ पे मतलब बातें बातें कर कर आके सब कुछ करके ये वापस आ गई। अब सर्दियाँ थीं तो जाहिर सी बात है सब कुछ कवर हुई है, वो मतलब ऐसा कवर करके गई थी, और लाहौर की सर्दी भी कराची से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बहरहाल अब घर आई, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते करते अब ये सो गई रात को। अब सोते में मतलब इनकी आंख खुली तो इनके लेफ़्ट लेग में शदीद सी तकलीफ़ हो रही थी, जैसे किसी ने कोई नोकीली चीज़ से इनको एक ज़रब दी है या काटा है, मारा है। बहरहाल इन्होंने सोचा कि कोई हेयर पिन वगैरह बेड पे पड़ी थी जो कि देखी नहीं, और वो सोते में लग गई, अपने आप को झाड़ा और ये दोबारा सो गई। अब जब सुबह हुई इनकी, सो के उठी, तो ये शावर लेने जब गई तो उन्होंने नोटिस किया कि इनकी लेफ़्ट लेग पे, यानी कि उल्टी टांग पे कट्स पड़े हुए हैं, और वो भी थोड़े ऐसे जैसे कि किसी ने किसी नोकीली चीज़ से बाकायदा मारे हों। अब वो निशान भी थोड़ा अजीब सा, और उसमें काफ़ी तकलीफ भी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि ब्लीडिंग हो रही हो, लेकिन एक गहरा सा निशान पड़ा हुआ था। अब ये कहती हैं कि ये दर्द एक रहने रहा, और उसके साथ साथ इन्हीं फिर कपड़े वगैरह अपने नोट किए, सब कुछ किया कि कहीं से कोई फट गया होगा, कोई टेर लगा होगा जिसकी वजह से निशान पड़ा, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ये किसी चीज़ से इनको लगाए, और ये बस कहीं से 2 ज़ख़म इनके ऊपर नमूदार हो गए। कहते हैं 4-5 दिन गुजर गए, और अब रात में एक नई चीज़ शुरू हुई कि ये जब सोती थी तो इनके कान के पास आके कोई सांस लेना शुरू कर देता था। ये एक ज़ाहिर सी बात है खौफनाक किस्म का सिनेरियो है, और इनकी अब हिम्मत नहीं होती थी रात में सोने के लिए। तो इन्होंने जाके अपनी वालदा को बताया कि भाई अब मैं पहले मेरे पास ये हुआ, उसके बाद अब कोई चीज़ है जो रात में सांस लेती है, उनको सोने नहीं देती। वालदा ने वालिद को बताया, वालिद जो है किसी आलिम के पास ले गए, उन्होंने एक इलाज शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि इलाज शुरू होते ही मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि अब वो चीज़ पहले जो रैंडमली सांस लेती थी, कुछ करती थी, अब वो जो है एक कांस्टेंट मुसीबत हो गई, और रात में सोना इनका हराम हो गया। हालात ये हो गए कि एक रात इतनी ये ना सो के डर डर के तंग मतलब हो चुकी थी कि अब इनसे आंखें इनकी बंद हो ही जा रही थी।
तो रात में 2 बजे वो चीज़ आके इनके पास जब इन पे सांसें फूक रही थी अपनी, तो इन्होंने गुस्से में उसको कहा कि मुझे सोने दो और तंग ना करो। तो कहती हैं कि उस रात वो चीज़ हट गई और ये सो गई। लेकिन बहरहाल वो एक रात की बात थी। फिर अगले दिन यही हुआ कि ये फ़ोन पे अपने बेड पे लेटी हुई थी और क्योंकि आदत होना शुरू हो गई थी, वो चीज़ आके कान के पास सांस ले रही है, ये सब कर रही है और ये इसी तरह लेटी रही, उसको इग्नोर करती रही फजर तक। ये फजर पे जब नमाज का टाइम हुआ तो ये मुसल्ले पे जब खड़ी हुई नमाज के लिए, तो इन्होंने नोटिस किया कि अब वो इनके इर्द गिर्द चीज़ें कर रही है, अटेंशन इनका डाइवर्ट करने के लिए। और एक बच्चे का वॉकर पड़ा हुआ था जिसमें वो छोटे टायर लगे होते हैं, तो वो ऐसी तेज़ी से, क्योंकि उल्टा रखा हुआ था, तो घूमना शुरू हो गया कि इनकी अटेंशन जो है वो नमाज से हटे। बहरहाल इन्होंने नमाज वगैरह अपनी पूरी की और इसको बिल्कुल इग्नोर किया और अपनी मतलब इन सारी चीज़ों को एक रूटीन में लेके आई। और कहती हैं ये चीज़ हल होने में 3 महीने लग गए। जो एक तरफ वो आलिम इलाज कर रहा था और ये अपनी नमाजें और सब कुछ बाकायदगी से पढ़ने लगी। लेकिन कहती हैं उस निशान को भी जाने में और मतलब तकरीबन 1.5 साल लग गया। लेकिन अब ये उस चीज़ से निकल चुकी हैं और अब नमाज नहीं छोड़ती भले कुछ भी हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी आ रही है डॉक्टर उमर साहब की। उमर साहब बताते हैं कि जब इनके फादर इंडिया में रहते थे, 60s की बात है, तो ये और इनके दोस्त बेसिकली आगरा में स्टूडेंट्स थे। और वहीं स्टूडेंट लाइफ मतलब जिस तरह एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में थे तो रहते थे, मतलब वगैरह वगैरह अपनी तफरियाँ करते थे। तो इनके दोस्त साकिब और इनके ही एक और दोस्त तारिक जो थे, उनका शौक़ था कि वो एक सेमेट्री में जाके उसके मतलब शहर के बाहर एक कब्रिस्तान सा था, वहाँ एक टीला था, उस पे जाके बैठते थे और मतलब रात को चिल करते थे। अब या कुछ करते होंगे, बहरहाल करते थे, चिल करते थे वहाँ जाके। अब इसी तरीके से एक रात 9 बजे ये एक इनके तीसरे दोस्त थे, उनका नाम था सुलेमान, उनके साथ वो प्लान बना कि भाई हम वहीं जाएंगे रात को और बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ करेंगे, बहरहाल बातें करेंगे, वटेवर। अब ये कहते हैं रात थी, सर्द रात थी, थोड़ी सी फॉग भी थी हल्की हल्की, और ये दीवार टाप के उस कब्रिस्तान की तीनों लड़के अंदर घुसे। और जो इनके तीसरे दोस्त सुलेमान थे, जो पहली दफ़ा आए थे, वो काफ़ी वैसे ही डरना शुरू हो चुके थे। लेकिन ये बहरहाल उस टीले पे चढ़े और क्या आग वगैरह थोड़ी सी जला के और कुछ खाने पीने लगे और बातें शातें चलने लगी इनकी। अब ये कहते हैं थोड़ी देर के बाद सुलेमान ने नोटिस किया कि एक बड़ी गलीज़ किस्म की स्मेल आ रही है उस टीले के पीछे की तरफ से, और फिर इस स्मेल के साथ साथ महसूस होने लगा धुआं भी। और ये कुछ अलग ही किस्म की स्मेल थी जो कि पहली दफ़ा ये सूंघ रहे थे और बहुत ही ख़तरनाक मतलब किस्म की अजीब स्मेल थी। पहले तो सिर्फ उसको आ रही थी, नहीं बाकी लड़कों को भी आने लगी। अब एक बात शुरू हुई कि भाई कूड़ा जल रहा है, ये जल रहा है, वटेवर। लेकिन बहरहाल वो स्मेल इतनी हो गई कि इनके जो दोस्त तारिक साहब थे वो बर्दाश्त से बाहर हो गई और वो इस हालत में हो गए कि वो उल्टी करने वाले थे। तो उन्होंने फैसला किया कि बस अब उतरते हैं। अब जैसे ही ये उठे तो इनको पीछे से टीले के जहाँ से वो धुआं और स्मेल आ रही थी, लोगों की आवाज़ आने लगी। और ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई मतलब किसी चीज़ को फाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, इस तरह की और अजीब आवाज़ें। ये आवाज़ों का आना था तो सब ने कहा बस उतरो इधर, टीले से, हिल से उतरो और निकलो यहाँ से। तो ये जल्दी जल्दी उतरने लगे नीचे की तरफ। अब उतरते हुए जब ये नीचे तक पहुँचे तो पलट के जैसे इन्हें ऊपर देखा तो 2 आदमी वहाँ मौजूद थे। एक के हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा था और दूसरे के हाथ में ऐसा लग रहा था कोई हथौड़ी टाइप चीज़ है। शक्ल उनकी अंधेरे में समझ में नहीं आ रही थी कि शक्ल थी नहीं थी या सिर्फ कोई ब्लैक चीज़ मतलब स्पेस थी। लेकिन बहरहाल वो देख के ये वैसे ही डर गए और जल्दी जल्दी दीवार टाप के वहाँ से भाग गए। कहते हैं जनाब हम सो गए। जब सुबह उठ के कहीं न्यूज़ देखी, कहीं इत्तेफाक हुआ न्यूज़ देखने का, तो पता चला कि भाई उसी कब्रिस्तान में सुबह एक डेड बॉडी मिली है, एक 13 साल की बच्ची की, जो कि 3 दिन से गायब थी। और उस
टीले के पीछे वो बॉडी मिली है, आधी खाई भी, और जो बच गया था उसको जला दिया गया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इस स्टोरी का बेसिक मरकज़ी ख्याल यही हुआ कि ऐसी जगहों पे रात को आउटिंग ना किया करें जहाँ पे आप ऐसी, मतलब यू गेट माई पॉइंट, कि अपने आप को क्यों आप परेशानी के अंदर मुब्तला करने में खुद से मतलब शौक से मुब्तला कर रहे हैं। एनी हाउ, अब आगे हमारे दोस्त जो है अनोनिमस साहब, वो लिखते हैं, और ये भी इंडिया की एक 1990 की, अब ये स्टोरी सुनाते हैं अपने अंकल की, और ये कहते हैं 1990s इंडिया में मुंबई बेसिकली एक छोटे से गांव से इनकी अंकल शिफ्ट हुए थे, और ये और इनके बाकी भाई वहाँ पे एक टेलरिंग का काम स्टार्ट किया था। इनको एक बड़े स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था यूनिफॉर्म वगैरह का, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके हालात बेहतर होने लगे और काम मतलब बढ़ता गया। और इसी तरह एक रात एक बड़ा ऑर्डर आया जो कि इनको कंप्लीट करना था जल्दी, तो भाइयों को भेज दिया, और अंकल जो थे इनके वो खुद पीछे रुक गए, और वो ऑर्डर फाइल करके पैकेट करके, और वो स्कूल मतलब ये चौकीदार को बोल के जहाँ भी ड्रॉप ऑफ करना था कर आके अपनी स्कूटी पे घर के लिए निकल गए। रात काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन बहरहाल ये आराम से पान चबाते हुए ऐसे रास्ते से जा रहे थे जो कि जिसके रास्ते में एक गार्डन रेस्टोरेंट पड़ता है, जिसके बारे में मशहूर था कि ये एक हॉन्टेड जगह है, क्योंकि जब ये रेस्टोरेंट खुला था तो उस गार्डन के अंदर से कुछ ढांचे हड्डियाँ मिली थी इंसानी, उसके निकलने के बाद, और उस जगह का मालिक भी पागल हो गया था तो बंद पड़ा हुआ था। बहरहाल उसके सामने से ये मोटरसाइकिल पे गुजर रहे थे ड्राइव करते हुए, और पान खाने की इनकी आदत थी। ड्राइव करते करते इन्हीं कहीं अनजाने में थूका, पिचकारी मारी, और ये निकल गए घर, जाके आराम से सो गए। सो सुला के सुबह उठे। अब सुबह उठने के बाद इनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, बोला नहीं जा रहा था, और कुछ दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पहचानना भी नहीं ने छोड़ दिया था। और अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि घर वाले सख्त परेशान के, ना बोल रहे हैं ना समझ रहे हैं और ना हमें पहचान रहे हैं। तो लोगों के पास, डॉक्टर्स वगैरह के पास इलाज वगैरह शुरू किया, लेकिन कोई हल नहीं, इनकी हालत वही। बाद में एक बाबा जी के पास गए तो उन्होंने बताया कि इन्हें किसी गलत जगह पे पान थूका है, और जिस चीज़ पे थूका है वो अब इतनी इन पे हावी हो चुकी है कि अब ये भी कुछ नहीं उसका कर सकते। अब ये कहते हैं कि ये अंकल हर पूर्णिमा की और अमावस्या की रात को बस घर से भागने की कोशिश करते थे, और उस जगह की तरफ, उस गार्डन रेस्टोरेंट, बंद गार्डन रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ लगाते थे। इनके घर वाले इनको बस रोकने में लगे रहते थे, और वो बिल्कुल अब पागलों वाली हालत पे आते जा रहे थे। हालत ये हो चुकी थी कि ये तो पहले इसी दिन 2 रातों पे होता था, अब वो दिन हो कुछ भी हो, वो उठते ही होश में आके उस जगह की तरफ को जाने की कोशिश करते थे जो कि इनको घर वाले रोकते थे। एक रात सोते सोते, मतलब जब उनको उठाने की कोशिश की तो पता चला वो उठ ही नहीं रहे, तो पता चला कि वो हार्ट अटैक से चल बसे हैं। और उसके बाद जितनी इन्हें तरक्की इनके ख़ानदान में की थी उसका उलट हो गया, और ये लोग गरीब हो गए। बहरहाल ये इन्होंने एक अपने अंकल की स्टोरी बताई थी, जो कि एक छोटे से मिसहैप की वजह से, कि कहते हैं कि पूरा इनका घर तबाह हो गया। यही हमारे अनोनिमस दोस्त सब अगली स्टोरी सुनाते हैं। ये इनके हॉस्टल मेट ने उनको सुनाई थी कि वो 1 साल अपनी शादी के बाद हनीमून पे नहीं गया, न बाहर बेगम को घुमाने लेके जाता था। और वो क्या कहते हैं, रीज़न क्या था, तो रीज़न वो ये बताते थे कि उन्हें जब मतलब बताया कि सन 2000 में इनके मामू की जब शादी हुई तो लव मैरिज थी, अपनी एक बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड से, जो सबको घर वालों को पता था, सब कुछ था। तो शादी के फ़ौरन बाद वो उत्तराखंड या उत्तराखंड नाम की कोई हिल स्टेशन है, वहाँ पे गए, और रास्ते में तस्वीरें वगैरह बनाते हुए, सब कुछ करते हुए, एक जगह एक व्यू पॉइंट था, वहाँ रुक गए, और वहाँ बैठ ढेर सारी मतलब तस्वीरें बना के वहाँ से कोई देर तक, शाम या रात होते हुए वहाँ से निकले, और फिर रात को इवेंचुअली अपने उस हिल स्टेशन पे पहुँचे जहाँ जाना था। और अगले दिन का भी एक लंबा प्लान था, तो बस
जनाब रात में रुके सोए, और रात भर इनकी जो वाइफ थी यानी मामी इनकी, वो काफ़ी परेशान रही, बेचैन रही। ऐसा लगा जैसे उनको कोई सोने नहीं दे रहा, और वो इसको वहम या रास्ते की थकन या किसी और वजह को कह के इस बात को टालते रहे, और वो रात वैसे ही गुजर गई। अब सुबह क्योंकि नेटवर्क इश्यूज के बड़े प्रॉब्लम थे, तो एक कॉल करने के लिए इनके मामू ने ये 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर निकले और फ़ोन पे बात करके घर वालों को बताने के लिए कि जगह पहुंच गए वगैरह वगैरह करके, जब वो कमरे के अंदर वापस गए तो उन्हें नोटिस किया उनकी जो वाइफ थी वो खुदकुशी कर चुकी थी। ये एक अजीब अनबिलीवेबल किस्म का हादसा था, क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने आशिक थे, एक दूसरे के पीछे दीवाने थे, और 10 साल से ये सिलसिला था। तो ये कैसे हो गई, और सब जानते थे, लड़की भी खुश थी, लड़का भी। बहरहाल पुलिस वगैरह आई, सब कुछ हुआ, एक पूरी थरो इन्वेस्टिगेशन हुई, हर एंगल से इस चीज़ को ट्रेस करने की कोशिश की गई कि ये क्या हुआ है। बहरहाल मामू जो थे इसमें कोई साबित नहीं हुआ कि उनका कोई इल इंटेंशन या कुछ इसके पीछे हाथ था, और इवेंचुअली इस चीज़ को फिर सुसाइड पे ही डाल के छोड़ा गया कि भाई ये सुसाइड ही था, शायद वो लड़की मेंटली अनवेल थी। इस पूरे दौरानिए में एक लोकल बाबा जी, जो कि वहाँ के होंगे को पुराने रहने वाले, उनसे आमना सामना हो गया, और उन्होंने इन सब लोगों के सामने ये बात कही कि जहाँ ये लोग रुके थे तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए, वो जगह लोकल्स भी नहीं जाते हैं सैर सपाटे वगैरह के लिए, क्योंकि वो जगह कर्स्ट कहलाती है, और वहाँ इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि वहाँ से आने जाने वाला या वहाँ वक्त बिताने वाला है के साथ कुछ बुरा होता है। तो ये थी उनकी कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर अनोनिमस फॉर सेंडिंग दिस इन। अब आगे हम बात करते हैं हमारी दोस्त मरियम साहिबा की, और ये भी इंडिया से हमें लिखती हैं, और ये लेट 90s की बात है, और ये अपनी फैमिली का बताती हैं कि इनके वालिद साहब जो थे वो फोर्सेस में काम करते थे। ये और इनकी एक छोटी बहन और वालदा सब जो थे एक हिली एरिया में इनकी पोस्टिंग थी, वहाँ रहते थे, और अच्छे वेल सेटल सब कुछ थे। बकौल इनकी ये भी बड़ी अच्छी खुश शक्ल एजुकेटेड लड़कियाँ थीं, और एक प्रॉब्लम जो था वो शुरू था कि इनकी शादियों का एक प्रॉब्लम चलता था, जहाँ बात होती थी टूट जाती थी। बहरहाल 97 में इनके फादर रिटायर हुए और ये लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए, और लखनऊ शिफ्ट होने के बाद कुछ अजीब सा एक मामला शुरू हुआ कि मगरिब के बाद इनको खासकर रात में खुशबू आने लगती थी, और इनके अलावा किसी को वो खुशबू की स्मेल घर में नहीं आती थी। अब ये बोलती थी, लोग मानते नहीं थे। इनकी वालदा कहती थी, क्योंकि घर का सेटअप ऐसा था, कोई एसी वेसी की तरह बंद नहीं था, सब खुला खुला था, ह्यूमिडिटी बहुत थी, तो उसके लिए एयर कूलर वगैरह रखा हुआ था। लेकिन बहरहाल अगर कोई बाहर से गुजरता, बहुत तेज़ खुशबू ला के घर में थोड़ी बहुत आती, तो एक ये अजम्पशन होता था कि कोई खुशबू वगैरह लगा के जाता है, जो ये पिकअप करती हैं, तो इनको लगता है कि खुशबू आ रही है, जबकि वो बाहर से कोई चलते फिरते होता था। बहरहाल अब ये एक सिलसिला चल रहा था, और ये गर्मियाँ शदीद थीं, तो ये इनकी बहन और फादर सब छत पे चले गए सोने के लिए। वे कहते हैं रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, छत पे खुशबू भर गई, और इनकी आंख खुली तो इन्होंने फिर आगे पीछे झांकना शुरू किया कि इतनी तेज़ खुशबू आ रही है, तो क्या घर के एतराफ़ में कोई क्या हो रहा है कि इतनी खुशबू वहाँ से आ रही है। लेकिन बहरहाल हर तरफ इन्होंने देखा, और कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जहाँ से खुशबू जो है आए, और आउट ऑफ द ब्लू, यानी बीच में कहीं कहीं से कोई सोर्स नहीं है, लेकिन एक खुशबू मुस्तकिल आ रही थी। तो ये आखिरकार नीचे उतर आई, और इन्हें सोचा नीचे जाके अपनी वालदा के पास लेट के सो जाएंगी, और ऊपर कोई दिख भी नहीं रहा, और ये खुशबू जो है वो अब परेशान कर रही है। बहरहाल ये नीचे चली गई। थोड़ी देर में इन्होंने देखा कि इनकी बहन, छोटी बहन और इनके
वालिद भी नीचे आए और नीचे आके सो गए। सुबह होते ही इन्होंने जब दोनों को बताया तो पहली बार इनके वालिद और इनकी बहन दोनों ने कहा कि हमें भी वो स्मेल आई थी रात में, हमने भी वो खुशबू सूंघी है। अब ये इनके फादर जो थे वो काफ़ी मतलब मजलिसों में जाने वाले और आलिमों से और इस तरह के बुज़ुर्गों से मिलने वाली शख्सियत थे। तो इसी तरीके से एक साहब से उनकी अलैक सलैक हो गई। इनका इमाम बाड़ा था घर में, और वहाँ क्या कहते हैं, ये बात खुल गई कि घर में ऐसा सा हुआ। उन साहब ने इनके घर आने की मतलब ख्वाहिश जाहिर की। तो बुज़ुर्ग आदमी थे तो इन्हीं ने कहा चलो ठीक है आप आ जाएं। तो वो घर लेके इनके आए, घर भर दिखाया, सब कुछ बताया, और फिर पूरा उन्होंने अपना इनसे पूछा कि आप जहाँ रहते हैं और ये सब कुछ। तो पहले इन्होंने बताया कि हम आर्मी में थे या जो भी चीज़ में थे वो वहाँ पे ऐसा था, ऐसी जगह थी। करते करते इनका ध्यान एकदम से उन साहब का इनके ऊपर पड़ा, लिखने वाली पे। तो वो इनको थोड़ी देर घूरने लगे, फिर उन्होंने और पूछने लगे उस हिली एरिया के बारे में। बहरहाल उन साहब ने थोड़ा और पूछगछ शुरू की और पूछने लगे कि रास्ता क्या था। तो रास्ते में श्राइन्स बनी हुई थी जहाँ पे सोल्जर जो है दफनाए हुए थे, जो कि किसी न किसी वजह से जिनकी डेथ्स हुई थी वगैरह वगैरह, और इस तरह की और भी वहाँ चीज़ें थी। तो वो सब पूछते पाछते उन्होंने मतलब इनकी तरफ मज़ीद इशारा किया और कहा कि उन्हीं चीज़ों जगहों की कोई एंटिटी आपकी बेटी के पीछे है जो कि शादी नहीं होने देती, और इसी वजह से आपके साथ ये खुशबू और ये सब वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। बहरहाल ये सब सुनने के बाद एक मतलब एक हैरत हुई, और उन साहब ने बोला कि वो चीज़ बहुत ताकतवर है और इसके लिए कुछ जाके मुझे दरिया वगैरह पे करना पड़ेगा। तो वो उन्हीं ने मुद्दत मांगी और बहरहाल बात ख़त्म हो गई, वो चले गए अपने। अब ये कहती हैं कुछ रोज़ गुजरे और उसके बाद इन्हीं ने रात में एक ख्वाब देखा जिसमें एक मैयत जा रही है, और वो जो है वो मैयत जो है वो मतलब एक जवान आदमी की है जो कि बिल्कुल लेटा हुआ है, और वो अचानक से, बड़ा खूबसूरत आदमी भी है, वो कहती है अचानक से उठ के बैठ जाता है, और इनको वो लंबा चौड़ा सा जवान उठ के बैठ के इनकी तरफ देखता है, इनको इशारे करके बोलता है कि तुमने मुझे अपने आप से दूर कर लिया, तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था, और अब खुश रहो, मैं नहीं आऊँगा। इस तरह की बातें करने लगा जिस तरह एक गुस्से और तंज में एक एक्स लवर या कोई ऐसा आदमी मोहब्बत करने वाला शदीद गुस्सा करके तंज करता है, वैसी बातें करने लगा। और ये बातें सुन के ये घबरा के उड़ गई। रात का कोई 1:30 बज रहा था और इन्होंने इस बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये सो गई और किसी को जिक्र नहीं किया। लेकिन उस दिन के बाद से इनको कोई खुशबू नहीं आई रात में। एक दिन के बाद वो बुज़ुर्ग आ गए घर पे और उन्होंने बीच में मतलब एकदम से इनसे पूछ लिया कि कोई ख्वाब वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ आई थी। तो फिर इन्होंने पहली दफ़ा पूरे घर में ये चीज़ बताई कि इन्होंने रात में ये ख्वाब में देखा था, जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि बहुत मेहनत लगी, बहुत ताकतवर चीज़ थी और बड़ी धमकियाँ इनको वो सब कुछ थी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भगा दिया है और अब कुछ भी नहीं होगा इनके साथ। और उसके बाद से कोई खुशबू या ऐसा कोई सिलसिला होना बंद हो गया। इनकी शादी भी हो गई बकौल इनके, सब कुछ अच्छा हो गया और ज़बरदस्त। लेकिन बहरहाल इस दिन के बाद वो बुज़ुर्ग जब घर गए, उसके 2 दिन के अंदर उनका इंतकाल हो गया, और उनकी डेथ की वजह समझ भी नहीं आई, जबकि वो अच्छे खासे थे और कोई ख़ास वजह नहीं थी जिसको कहा जा सकता है जी उनके इंतकाल की। लेकिन बकौल इनके इस बात को 25 साल हो गए और उनकी इस अमल की वजह से इनकी ज़िंदगी सेट हो गई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अगली स्टोरी जो आ रही है वो आ रही है एजाज साहब की तरफ से। एजाज साहब बताते हैं उनके एक रिश्तेदार थे, उनका नाम था वसीम। अब एक होता है ना रिश्तेदार के, वो मतलब दूर के रिश्तेदार होते हैं, कज़न के कज़न, ये सब इस तरह का उनका एक रिलेशन था। और बेसिकली इनका उस इनसे इंटरेक्शन कैसे हुआ कि एक दिन उनके बड़े भाई इधर मतलब जो थे वसीम के, वो उसको लेके आए। ये अपने ही किसी रिश्तेदारों के थे जो कॉमन थे,
उनके यहाँ उसको छोड़ा। और ये लड़का 20-21 साल का था, और छोड़ के उसको बोलते हुए गए कि भाई घर वाले सारे फंक्शन में जा रहे हैं, तो इसका ज़रा ख्याल रखिएगा, हम लोग फिर मतलब आ जाएंगे। और उसको छोड़ के जाने की वजह यह थी कि वो थोड़ी सी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मतलब उस पर नज़र रखनी पड़ती थी। बहरहाल वो लोग चले गए और उसको उनके घर छोड़ गए। अब जैसे ही मगरिब की अजान हुई और उसके बाद अंधेरा छाने लगा, तो वो एकदम से जैसे मतलब उसमें कोई बिजली से आगे उड़ गया और अजीब सी हरकतें उसने शुरू कर दी। पहले वो घूरता रहता जगहों पे, कोनों में, इधर उधर, जैसे कोई चीज़ उसको दिख रही है। फिर उनके पीछे भागता, और कभी उनसे भागता, कभी किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता, और ऐसा बिहेव करता कि जैसे कोई चीज़ किसी के गुम हो जाए, बहुत शिद्दत से उसकी तलाश की जा रही हो, उसको ढूंढ रहा है, इधर उधर भाग रहा है, फिर रहा है। इसी तरह भागते भागते वो किचन में घुस गया, और किचन में जाके क्या कहते हैं, इनके वो जो कज़न थे, रिश्तेदार वहाँ जो थे, उसके पीछे गए, उसके पीछे भागते हुए कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ अजीब तरीके से इधर उधर देख रहा है, और एकदम से उसने प्याज वगैरह पड़ी थी, उसको उठाया और छिलके समेत खाना शुरू कर दिया। एक अजीब किस्म की घर में एक कैफियत मतलब बन गई। बोल वो कुछ नहीं रहा था और ये हरकतें कर रहा था। अब जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसके बड़े भाई को कॉल की और बोला कि भाई हमारी घर की औरतें भी अब डर के कमरों में बंद हो गई हैं, इसको यहाँ से ले जाओ। और वो आया और उसको ले गया लड़के को। उसके बाद इन्होंने लिखने वाले ने पूछताछ शुरू की कि आखिर ये माजरा क्या था। अब स्टोरी ये है कि कुछ साल पहले या कुछ वक्त पहले जो वसीम साहब थे, उनके एक कज़न उनके घर रहने आए पेशावर से। अब उस वक्त ये 12वीं क्लास में थे और बिल्कुल ठीक ठाक लड़के थे, और सब सब मामला चल रहा था। कहा यह जाता है कि इनके जो बड़े भाई थे वो पीएचडी थे, और उनके पास एक वसी लाइब्रेरी थी घर में, और उनमें हर किस्म की टॉपिक्स की मतलब किताबें थी। उनमें कुछ ऐसी किताबें भी थी जो कि जिन्नात काबू करने की और इस तरह की उसमें चीज़ें लिखी हुई थी, और शायद वो वसीम साहब इस लाइन पे पढ़े। बहरहाल हुआ कुछ यूँ कि जो कज़न पेशावर से आए थे, वो छुट्टी गुजारने इनके साथ, वो रात को इनके कमरे में ही सोते थे, और 12-1 बजे के बाद वो सोते में उनकी कभी आंख खुलती थी तो देखते थे कि वसीम कमरे में नहीं है। जब पहले लगता था कि भाई अटैच्ड बाथरूम में वो होगा या कुछ इस तरह का सिलसिला, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होता था। एक आधा दिन गुजरने के बाद इनको एक तजस्सुस होने लगा कि ये आखिर रात को 1-2 बजे जाता कहाँ है। तो इन्होंने फैसला किया कि अगर आज रात ये गायब हुआ तो उसके मैं पीछे जाऊंगा। और कहते ही है कि वही हुआ कि रात में इनकी मतलब आंख खुली तो वो कमरे से निकल चुका था। तो ये उसके पीछे पीछे चुपचाप जाने लगे। अब इनका ज़मीनी घर था, और घर के एक तरफ एक बाग बना हुआ था जहाँ पे अलग अलग किस्म के दरख्त थे, अमलोक वगैरह के। और ये देख रहे हैं कि इनके जो कज़न वसीम है वो अंधेरे में उन रात में उस बाग की तरफ जा रहे हैं, और ये छुप छुप के इनको दूर से देख रहे हैं। वो जाके एक दरख्त के नीचे वसीम साहब बैठ गए, और पता नहीं कुछ करने लगे या नहीं करने लगे, बहरहाल बैठ गए तसल्ली से। काफ़ी देर तक इनके कज़न इनको देखते रहे कि क्या कर रहा है, और जब बहुत देर हुई और बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने इनको ज़रा आगे जाके आवाज़ दी कि यहाँ क्या कर रहे हो इस रात को। ये सुनना था तो वसीम डर के मारे या एक जोश के अंदर जल्दी से दरख्त पे चढ़ गया और चढ़ के ऊपर बैठ गया। ये होने के बाद वो मतलब कज़न भी डर गया, और वो घर में गया और वो उसके बड़े भाई को बुला के लाया कि मतलब ये क्या हो रहा है। एक तमाशा सा मतलब घर में शुरू हो गया। उसको उधर से उतारा गया, पूछगछ हुई, तुम कर क्या रहे थे यहाँ पे, गुस्से से, नरमी से, हर चीज़ से। लेकिन बहरहाल उसने कुछ नहीं बताया। बहरहाल बात रफा दफा हुई, सब लोग कमरों में जाने लगे, और जब सब घर वाले अपने कमरों में चले गए और ये उस अपने कमरे में चले गए जहाँ इनके कज़न भी मौजूद थे, तो वसीम ने सबके जाने के बाद एक अजीब से अंदाज में इनसे कहा कि मेरे काम में मुदाखलत अगर तुमने अब की
तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। ये बोलने के बाद सुबह ये कज़न साहब अपने घर रवाना हो गए और इन्हीं ने बोला कि ये बात तो ख़त्म हो गई। बहरहाल अब कज़न साहब के जाने के बाद हुआ ये कि अब घर वालों ने वसीम पे नज़र रखना शुरू की कि आखिर मतलब ये करता क्या है अकेले बैठ के और सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उसकी जो थी ना तबीयत कुछ अजीब होने लगी और दिन में अजीब मतलब ख़राब होने लगी और अब चीज़ें नज़र आने लगी और वो बाकायदा चीज़ों की तरफ इशारा करके चिल्लाता था, जबकि वहाँ कुछ नहीं होता था। रात में अजीब डरा रहता था और दौरे पड़ते थे। दौरे की खासियत ये होती थी कि रात में एकदम से मतलब इनको कुछ इन पे हावी होता था और ये कीड़े मकोड़े ऐसी चीज़ें उठा के खा लेते थे। ये सिलसिला मतलब एक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि ये चीज़ें इनको नज़र आ रही हैं हर वक्त, इधर उधर आंखें घुमा रहे हैं, देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर दौरे वाली हालत में भाग दौड़ते हुए अजीब हरकतें कर रहे हैं, कुछ खा रहे पी रहे हैं, इस तरह का। तो अब डॉक्टर्स वगैरह वगैरह के सिलसिले शुरू हो गए। वो कहते हैं जी दम वगैरह कराते थे तो एक आध दिन कुछ नॉर्मल होता था, लेकिन फिर वही। और ये सिलसिला 3-4 साल ऐसे ही चलता रहा कि वो दिन में चीज़ों को देख के घबराता रहता था, चीखता रहता था, और रातों में उसको ऐसा हाल हो जाता था जैसे बंदा ही कोई और हो जाए और जानवरों की तरह ज़मीन से चीज़ें उठा के खा ले। कहते हैं अचानक से ये 20-21-22 साल के लड़के ने इसी दौरे के दरमियान कोई ऐसा घर में केमिकल उठा के पी लिया जिसकी वजह से वो मर गया। और ये जो एक मिस्ट्री थी कि वसीम साहब नॉर्मल से ऐसे कैसे हुए, वो उनकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गई, क्योंकि इसकी कोई रीज़निंग नहीं मिली कि ये क्या किया था और क्या वजह थी। तो जनाब ये था हमारा एपिसोड जो कि बड़ी मुश्किल से हमने रिकॉर्ड किया है, खांसियाँ और 10 किस्म के मसाइल की वजह से। लेकिन उम्मीद है कि अगला ज़रा बेहतर होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग वगैरह। विद दिस एपिसोड डन, आई वुड लाइक टू से कि अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सबमिशन मुझे मिले और जो फ्यूचर में आए तो शायद हम उस पर कोई एक अलग से वीडियो एक बनाएं या कोई शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश करें। डिपेंड करता है स्टोरी के ऊपर और वो कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी यूनिक है। तो चलें, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो तो ज़रूर भेजिएगा, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो दिस वाज एपिसोड 134। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और जल्द आते हैं विद द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।